गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अपनी पाठशाला 007। तो साथियों, आज हम इस लेक्चर में चाइनीज़ हिस्ट्री करेंगे और चाइनीज़ हिस्ट्री में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है चियांग काई शेक की बायोग्राफी। ठीक है साथियों, ये जो लेक्चर है ये हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि चियांग काई शेक, ठीक है, चाइना के इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो अगर हम चियांग काई शेक की जीवनी या उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारा चाइना का इतिहास अभी अधूरा है। ठीक है, चाइना के इतिहास को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें चियांग काई शेक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका चाइनीज़ हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे डॉक्टर sun Yat-sen, माओ जेडोंग, ठीक है, और युआन शिकाई, वैसे ही चियांग काई शेक। ठीक है, ये जो भी मैंने जिनके भी नाम लिए, इन सब का चाइना की हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो इन्हीं में से एक है चियांग काई शेक। तो चियांग काई शेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा चाइना के इतिहास में। तो चियांग काई शेक का जन्म 31 अक्टूबर 1887 को 1887 को चेकियांग में हुआ था। चियांग काई शेक का जो संबंध था वो एक साधारण परिवार से था। उनके फादर का नाम चियांग चाओ और मदर का नाम वैंग। ठीक है, जब चियांग काई शेक की उम्र 8-9 वर्ष की थी, लगभग वो 8 या 9 साल के थे, तब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो उनका जो भी पालन पोषण किया उनकी मदर ने किया। चियांग काई शेक की जो मदर थी वो काफ़ी धार्मिक स्वभाव की थी, काफ़ी वो भगवान पर भरोसा रखती थी। ठीक है, काफ़ी धार्मिक विचारधारा की महिला थी उनकी मदर। तो चियांग काई शेक को जो अच्छे संस्कार मिले वो अपनी मदर से मिले। ठीक है, क्योंकि छोटी उम्र में ही पिता की मृत्यु हो जाती है, उनकी माता ने जो उनको संस्कार दिए, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव चियांग काई शेक के जीवन पे उनकी माता का था। ठीक है, उनकी माता ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। चियांग काई शेक का जिस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध था वो था KMT, जिसको क्यूमिनतांग कहते हैं। ठीक है, और उसका दूसरा नाम था नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है साथियों, चियांग काई शेक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो साधारण से स्कूल से होती है। ठीक है, चियांग काई शेक के प्रारंभिक जीवन में उसका देश बहुत ही भयानक संकट से गुजर रहा था, क्योंकि देश विदेशियों के प्रभाव में था और विदेशी बुरी तरह चीन को लूट रहे थे। जब चियांग काई शेक अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपने देश की हालत को देखता है, तो वो देखता है कि मेरे देश चीन की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विदेशी उसके ऊपर, उस देश के ऊपर, उसके देश के ऊपर काफ़ी अत्याचार कर रहे थे, उसको लूट रहे थे, शोषण कर रहे थे उस देश का। ठीक है, तो जब वो अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपने देश की ऐसी दुर्दशा देखता है, ऐसे संकट में अपने देश को देखता है, तो उसके मन में बहुत ही पीड़ा होती है। ठीक है, और वो वही ठान लेता है कि मैं अपने देश की रक्षा करने के लिए मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा, मैं सैनिक बनूंगा, मैं अपनी देश की एकता को मजबूत करूंगा, अपने देश को मैं समृद्ध बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, उसने बचपन में ही अपने देश की एक ऐसी इमेज देख ली थी कि उसके मन में एक ज्वाला उत्पन्न हो गई थी, और उसने देखा था कि उनके पास कितने अच्छे बढ़िया हथियार भी थे। ठीक है, और विदेशियों के पास अच्छे वेपन्स होने की वजह से उन्होंने चीन का जो बॉक्सर विद्रोह था उसको भी दबा दिया था। ठीक है, तो चियांग काई शेक इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा था अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही। तो अब चियांग काई शेक अपने सपने को पूरा करने के लिए, ठीक है, जापान जाता है सैनिक शिक्षा के लिए। बट उसको शुरुआत में जब वो जापान जाता है तो उसको वहां पर एडमिशन नहीं मिलती है सैनिक शिक्षा के लिए। ठीक है, मिलिट्री एजुकेशन के लिए। तो वो वापस चीन आ जाता है। चीन आकर वो
सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त करता है और उसके बाद दोबारा जापान चले जाता है। अब उसको एडमिशन मिल जाता है जापान के सैनिक स्टाफ कॉलेज में, ठीक है। और जापान में ही सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आता है चियांग काई शेक की लाइफ में, वो ये आता है कि जब वो जापान में, ठीक है, सैनिक शिक्षा ले रहा होता है चियांग काई शेक, वहां पर उसकी मुलाकात होती है चीन के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले डॉक्टर sun यat-sen से, ठीक है। और डॉक्टर sun यat-sen से मिलकर वो इतना प्रभावित होता है, इतना खुश होता है कि वो उनकी जो पार्टी होती है KMT क्यूमिंतांग, उसको ज्वाइन कर लेता है कुछ समय बाद, ठीक है। तो जब 1911 ईस्वी में, ठीक है, चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करने के लिए जब क्रांति आती है, तो चियांग काई शेक क्या करता है, जापान से अपना संबंध तोड़कर, ठीक है, चीन की क्रांतिकारी सेना के साथ अपना रिलेशन बना लेता है, ठीक है। जो चियांग काई शेक था वो काफी टैलेंटेड, ठीक है, निपुण सैनिक था और सेनापति था। उसने दक्षिणी चीन और शंघाई के कई युद्धों में अपनी बहादुरी और सैनिक योग्यता के प्रमाण भी दिए थे। एक बार तो उसकी सैनिक टुकड़ी ने डॉक्टर sun यat-sen की लाइफ भी बचाई थी, उनके जीवन की रक्षा भी की थी, ठीक है साथियों। डॉक्टर sun यat-sen रूस की युद्ध और प्रचार नीति से काफी प्रभावित थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि जैसा रूस में युद्ध नीति है, प्रचार नीति है, वैसी ही नीति, वैसी ही पॉलिसी हम चाइना में भी इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो वो इस पे काफी टाइम से विचार कर रहे होते हैं, सोच विचार कर रहे होते हैं। तो वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चियांग काई शेक को रशिया भेजते हैं, रूस भेजते हैं, ठीक है। और वो चियांग काई शेक को वहां भेजते हैं कि आप वहां उनका जो मिलिट्री मैनेजमेंट है, सैनिक प्रबंधन है, उसको सीख कर आओ, वहां की जो प्रचार नीति है उसको समझ कर आओ, ठीक है। तो डॉक्टर sun यat-sen अपने शिष्य चियांग काई शेक को कहां भेजते हैं, रूस भेजते हैं, रूस की प्रचार नीति और युद्ध नीति को समझने के लिए, ठीक है। तो चियांग काई शेक रूस जाता है और रूस जाकर वहां पर उनका जो सिस्टम है, ठीक है, युद्ध नीति का, प्रचार नीति का, मिलिट्री मैनेजमेंट का, उसको समझ कर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार चियांग ने रूस में सैनिक शिक्षा भी प्राप्त कर ली और रूसी सैनिक प्रबंधन का भी उसे बहुत गहरा अध्ययन किया, ठीक है। तो जब चियांग काई शेक रूस से वापस चाइना आता है, तो आते ही डॉक्टर sun यat-sen उसको वाम्पिया में सैनिक अकादमी का डायरेक्टर बना देते हैं और साथ ही उसको क्यूमिंतांग KMT जो पार्टी है उसकी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी उसको चुन लिया जाता है, ठीक है। तो रूस से आते ही चियांग काई शेक को पहले तो डॉक्टर sun यat-sen वाम्पिया में सैनिक अकादमी का डायरेक्टर बना देते हैं, फिर साथ ही साथ क्यूमिंतांग दल की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी उसको चुन लिया जाता है। तो आप यहां समझ गए होंगे कि धीरे 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 अब चियांग काई शेक अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा था और अपनी शक्ति बढ़ा भी रहा था, ठीक है। और वो डॉक्टर sun यat-sen का शिष्य होने के नाते वो उनका काफी वफादार भी था, ठीक है, काफी लॉयल था उनके लिए। तो जैसा कि आप जानते हो कि डॉक्टर sun यat-sen का पहला राजनीतिक शिष्य चियांग काई शेक था, ठीक है। तो इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, काफी अच्छा रिलेशन था। इन दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय चीन को एक करने में लगाया, चीन की शांति के लिए लगाया, चीन को मजबूत करने के लिए लगाया, ठीक है। तो डॉक्टर sun यat-sen और चियांग काई शेक के योगदान को चाइना कभी भुला नहीं सकता, ठीक है। 1925 में क्या होता है कि डॉक्टर sun यat-sen की डेथ हो जाती है, ठीक है, उनकी मौत हो जाती है। तो उनकी मौत के बाद चियांग काई शेक को राष्ट्रीय सेना का मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है, ठीक है। चियांग काई शेक डॉक्टर sun यat-sen का पहला राजनीतिक शिष्य था और चियांग काई शेक ने पूरी कोशिश की थी चाइना में
उनके 3 सिद्धांतों को लागू करने की। और उनके 3 सिद्धांत कौन से थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय। ठीक है, तो डॉक्टर सन्यास सेन की डेथ के बाद उनकी डॉक्टर सन्यास सेन की विचारधारा को पूरे चाइना में फैलाने का काम किसने किया था? चियांग काई शेक ने किया था। ठीक है, और चियांग काई शेक ही उनके उत्तराधिकारी के रूप में केएमटी पार्टी को उसने संभाला, चाइना का नेतृत्व किया। ठीक है, और उन डॉक्टर सन्यास सेन के जो 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय, इसको पूरे चाइना में फैलाने का काम भी किसने किया? चियांग काई शेक ने। ठीक है, तो चियांग काई शेक ने डॉक्टर सन्यास सेन की विचारधारा को पूरे चाइना में फैलाने की कोशिश की, पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उसके रास्ते में रुकावट डालने का भी काम किया। ठीक है, उसको काफी रोकने का भी काम किया। अब साथियों, होता क्या है कि चियांग काई शेक के लिए सबसे बड़ी समस्या अब क्या बन जाती है कि जो कम्युनिस्ट होते हैं, साम्यवादी होते हैं, उनकी चाइना में धीरे धीरे लोकप्रियता थी वो काफी बढ़ने लगी थी। ठीक है, चियांग और साम्यवादियों के बीच जो मतभेद का सबसे बड़ा कारण था वो था कि दोनों की अलग अलग विचारधारा। ठीक है, तो आप जहां तक आपने चाइना का इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दोनों कम्युनिस्ट और केएमटी जो पार्टी थी, ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, दोनों एक ही थे। ठीक है, बाद में जब इनकी विचारधारा में डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो ये केएमटी पार्टी से अलग होकर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी पार्टी में जो बड़ा डिफरेंस था वो उनकी विचारधारा का डिफरेंस था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी थे, वो चाहते थे कि चाइना में एकदम से हम बदलाव लेकर आए। ठीक है, जबकि चियांग काई शेक सोचता था कि मैं जो धीरे धीरे चाइना में एकता लेकर आऊं, चाइना में सुधार लेकर आऊं। ठीक है, तो जब चियांग काई शेक और कम्युनिस्टों में विचारधारा का अंतर आ जाता है तो उनमें धीरे धीरे दुश्मनी बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, नहीं तो दोनों पहले मिलकर काम कर रहे थे, दोनों एक थे। तो अब होता क्या है कि चाइना में साम्यवादी और चियांग काई शेक के बीच में भी जंग चल रही होती है। ठीक है, और दूसरी तरफ जापान भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहा होता है, वो भी चाइना पर हमले करता है, अटैक करता है, वो भी चाइना के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब चियांग काई शेक के सामने चुनौतियां आ जाती हैं कि एक तरफ उसको जापान से भी लड़ना है, दूसरी तरफ उसको कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी लड़ना है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो साम्यवादियों से लड़ना बेहतर समझता है। ठीक है, कि मैं इनको पहले इनसे लड़ता हूं, बाद में मैं जापान को देखूंगा। ठीक है, और यहीं पर सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है किससे? चियांग काई शेक से। ठीक है, चियांग काई शेक काफी हद तक सफल तो हो जाता है साम्यवादियों को से लड़ने में, पर जापान कहीं ना कहीं चाइना में काफी फैल जाता है। ठीक है, तो बाद में वो क्या करता है कि चियांग काई शेक साम्यवादियों से अपना ध्यान हटाकर जापान को खदेड़ने में लगा देता है कि जापान को चाइना से मैं निकालूं। ठीक है, तो जब साम्यवादियों से अपना ध्यान हटाकर, ठीक है, जापान से तकरीबन 7-8 साल या इससे ज़्यादा साल तक चियांग काई शेक की लड़ाई जारी रहती है जापानियों के साथ। ठीक है, बट ये लड़ाई का अंत कब होता है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में जापान पर, ठीक है, जापान की जो 2 नगर थे हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के सरेंडर करने के बाद, ठीक है, वो धीरे धीरे चाइना से भी अपना जो उसने चाइना के इलाकों पे कब्जा किया होता है वो धीरे धीरे वहां से भी अपना अधिकार छोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जापान कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर
में हारने के बाद, और वो धीरे धीरे चाइना से अपना अधिकार छोड़ देता है। ठीक है, तो एक तरफ से चियांग काई शेक को जापानियों से भी मुक्ति मिल जाती है, बट अब वो काफी साल तक जापानियों से लड़ रहा था। इतना टाइम, काफी सालों तक उसने जापानियों से युद्ध लड़े। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब चियांग काई शेक जापानियों से युद्ध लड़ रहा था, ठीक है, तो साम्यवादी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। ठीक है, तो जैसे ही जापानी चाइना से चले जाते हैं, ठीक है, और चियांग काई शेक दोबारा जब साम्यवादियों के साथ उसका सामना होता है, तब वो महसूस करता है कि साम्यवादी अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में काफ़ी युद्ध होते हैं, काफ़ी संघर्ष चलता है। ठीक है, केएमटी पार्टी के लीडर चियांग काई शेक और कम्युनिस्टों के बीच में, साम्यवादियों के बीच में काफ़ी संघर्ष चलता है। ठीक है, तो लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी, वो जीत जाते हैं। ठीक है, और चियांग काई शेक को अमेरिका की हेल्प से, ठीक है, अमेरिका की हेल्प से चियांग काई शेक फार्मूसा चला जाता है और वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाता है। जो चीन की जनता थी, चीन की जनता अब चियांग काई शेक की जगह पर किसको पसंद करने लग गई थी? साम्यवादियों के नेता माओ तसे तुंग, जिनको आप माओ जेडोंग के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो माओ जेडोंग को चाइना की जनता पसंद करने लग गई थी। ठीक है, और साम्यवादियों की शक्ति के आगे चियांग काई शेक काफी कमजोर पड़ गया। धीरे धीरे माओ की सेना ने अधिकांश नगरों पर अधिकार कर लिया और चियांग काई शेक और उसके सेनापति अमेरिका की सुरक्षा में फार्मूसा में चले गए। फार्मूसा मतलब ताइवान, आज का ताइवान। ठीक है, तो चियांग काई शेक अमेरिका की सुरक्षा में फार्मूसा चले जाता है। ठीक है, और वहां से अपनी सरकार चलाता है और वो प्रेसिडेंट रहता है ताइवान का 1950 से लेकर 1975 तक। 1950 से लेकर 1975 तक प्रेसिडेंट रहता है चियांग काई शेक ताइवान का। ठीक है, और चाइना किसके हाथ में आ जाता है? माओ जेडोंग के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो माओ तसे तुंग, जिसको आप माओ जेडोंग के नाम से भी जानते हो, चाइना में उसके नेतृत्व की सरकार बन जाती है। ठीक है, और चियांग काई शेक की सरकार कहां बनती है? ताइवान में। ठीक है, तो चियांग काई शेक की जो डेथ होती है वो 5 अप्रैल 1975, 5 अप्रैल 1975 को ताइवान में हो जाती है, 87 साल की उम्र में। तो इस लेक्चर में हमने चियांग काई शेक की बायोग्राफी डिस्कस की साथियों, और ये चाइना के इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपके सिलेबस में ये चाइना के इतिहास में अगर ये चैप्टर है चियांग काई शेक का, तो किसी भी हाल में आप इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने समझा कि कैसे चियांग काई शेक धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता है, कैसे वो डॉक्टर sun yat-sen के साथ कांटेक्ट में आता है, कैसे वो रशिया जाता है, वहाँ से ट्रेनिंग लेता है, जापान जाकर ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, कैसे वो चाइना में सरकार बनाता है, चाइना को संभालता है, जापानियों से लड़ता है, ठीक है, कम्युनिस्टों से लड़ता है, कैसे फिर लास्ट में उसको साम्यवादियों से लड़ते लड़ते जब वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है, तो वो अमेरिका की हेल्प से कहाँ चले जाता है? फार्मूसा चला जाता है और वहीं पर अपनी एक स्वतंत्र सरकार बना लेता है। ठीक है, और फिर वहीं ताइवान में ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है साथियों, तो इसमें हमने चियांग काई शेक के जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा की। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।